ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे हम, काफ़ी सारी कैटेगरी ऑपरेटर्स की देख ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो आपके होते हैं ये कंपैरेटिव ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं। जैसे आपने देखा था कि लॉजिकल कंपैरेटिव ऑपरेटर्स में आप दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं। वो दो एक्सप्रेशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर कंपेयरिंग अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। आप इस तरीके का कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर आप मतलब कुछ भी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद अ वैल्यू विद अनदर वैल्यू, ऐसे भी देख सकते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, एक्चुअली कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंडीशंस को आप इवेलुएट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सिंगल कंडीशन इवेलुएट करते हैं, कई बार होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस इवेलुएट करते हैं। तो कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए आप यहाँ पर तीन तरीके के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक ये आपका डबल एम्परसैंड से रिप्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ये डबल पाइप सिंबल होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल और एक्सक्लेमेशन मार्क को हम यूज करते हैं लॉजिकल नॉट के लिए। एंड हमारा वो कीवर्ड होता है जिसे हम हिंदी में और या तथा बोलते हैं। एक्चुअली जैसे आपको किसी को बोलना है कि भाई ए और बी दोनों स्कूल गए, तो ए और बी दोनों स्कूल गए, अगर हिंदी में आप ये बोल रहे हो दैट मीन्स कि ए अलॉन्ग विद बी दोनों लोग स्कूल गए, है ना। अगर आप हिंदी में ही बात करें और के लिए, तो और को हम बोलते हैं हिंदी में या अथवा। तो ए या बी दोनों स्कूल गए, ए या बी स्कूल गए, इसका मतलब या तो ए गया या बी गया। और अगर हम कह देते हैं नॉट ए और बी, नॉट ए या कहते हैं नॉट बी, तो जिसके साथ हम नॉट लगा देते हैं वो स्कूल नहीं गया। माने जब आप एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ इवेलुएट करते हैं और आप चाहते हैं कि इवेलुएशन का आउटपुट ट्रू हो, माने सारी कंडीशंस चेक हो और सारी कंडीशंस का आउटपुट ट्रू हो, तभी आप आगे काम करें, तो आप यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है। इसी तरीके से और में ये है कि आप चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हम टास्क करना शुरू कर दें, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, जो भी एक्शन लेना है वो काम हो, तो हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जब हम कंडीशन को निगेट करते हैं, माने बाय डिफॉल्ट कंडीशन का आउटपुट आ रहा है ट्रू, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिटर्न करे फॉल्स, तो ऐसे केस में हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर हमेशा कंडीशन को निगेट करता है। बाय डिफॉल्ट अगर ट्रू होता है तो वो रिटर्न करता है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट अगर फॉल्स होता है तो वो रिटर्न करता है ट्रू। इस तरीके से एंड और या नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। सभी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कि ये कैसे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टाइप ऑपरेटर्स की। इनको हम टाइप ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर या टाइप ऑपरेटर में ही दो ऑपरेटर्स हैं। एक है टाइप ऑफ। अब अभी तक आपने ऑपरेटर्स जितने भी देखे, आपने उन्हें देखा कि वो सिंबल थे, सिंगल सिंबल था या टू सिंबल्स थे, जैसे प्लस माइनस या डबल इक्वल्स टू, या आपने जैसे डबल एंड देखा, डबल पाइप देखा। लेकिन यहाँ पर जो टाइप ऑपरेटर हैं ये आपके वर्ड्स ही हैं, ये कोई सिंबल नहीं है। जैसे पहला ऑपरेटर है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर देखने में तो एक वर्ड है, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप रिटर्न करता है। यानी अगर आप इसे यूज करते हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो ये आपको बताता है कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, वो किस डेटा को बिलोंग करता है या किस तरह की डेटा की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। दूसरा हमारा इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ ऐसा ऑपरेटर है, ये भी आपका जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आप इसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर यूज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अगर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होता है तो ये आपका ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगली कैटेगरी है हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ ऑपरेटर्स तो ऐसे हैं जो आपको किसी मतलब आउटपुट के लिए हेल्प करते हैं निकालने में, लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो मेमोरी के सिंगल सिंगल बिट को भी हैंडल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो जब आप मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तब आप यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। और बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे काफी सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे पहला ऑपरेटर है ये आपका एम्परसैंड, जिसको हम बोलते तो एंड है इसको। ठीक है। अब ये क्या करता है, अगर हमने इसको लिखा है दो ऑपरेंड्स के साथ, दो वैल्यू के साथ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 and 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का बाइनरी एक्सप्रेशन क्या होगा, हम सभी लोगों ने बाइनरी कन्वर्जन किए हैं, तो ये डेसिमल नंबर था और इसका बाइनरी एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये होगा। और 1 का हमारा ये होगा। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे
ज्वाइन हो रहे हैं ये आपके, तो इसका आउटपुट क्या आया आपका 1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये आपको 1 रिटर्न करेगा और इसका डेसिमल कन्वर्जन जो है 1 है। तो ये आपका जो है दो वैल्यूज को ज्वाइन करके उन्हें इवेलुएट करने में हेल्प करता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये ईदर ऑफ ऑपरेंड को इवेलुएट करता है। जैसे 5 और 1 लिख दिया, तो और में हमेशा इसकी प्रेफरेंस 5 को रहेगी क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे 5 रिटर्न करेगा और 5 को मतलब अगर बाइनरी में देखें तो 101 होता है, नहीं तो डेसिमल में 5 कन्वर्जन है। ये एक सिंबल हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड को यहाँ पर हम नॉट ऑपरेटर की तरह से यूज करते हैं। आप नंबर के पहले सिंबल लगाएंगे तो इस तरह से यूज होगा आपका जो, और आप जब इसे देखेंगे ये जब नॉट की तरह से यूज होगा यहाँ पर, तो इसको कन्वर्ट करेगा ये। और इसका मतलब क्या है कि जो आपके जीरो थे वैल्यू वो 1 हो जाएंगे और जो 1 थे वो 0 हो जाएंगे। जैसे देखिए अगर हम 5 को देखें तो 0 1 0 1 था, लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 0 में कन्वर्ट हो गया। और जब आप इस वैल्यू को चेक करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेसिमल में 10 बन जाएगा। तो इसको तभी यूज किया जाता है। ये एक्चुअली जो है आपके गेट्स की तरह यूज होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट इसे बोलते हैं हम। तो ये सब गेट्स की तरह यूज होते हैं। एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल आपका एक्सॉर गेट की तरह से यूज किया जाता है, एक्सनॉर भी कई लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5 एक्सपोनेंशिएशन 1, इसका क्या मतलब है 5 ये हो गया और 1 ये हो गया। अब ये एक्सपोनेंट करेगा इसको और इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम देखेंगे अगर हमारे सिलेबस में ये ऑपरेटर्स का यूज हम लोग है तो हम आपको इनको प्रोग्राम के थ्रू भी सारी चीजें बना के दिखाएंगे। अब इसके अलावा एक एक बाइट पे अगर आपको मेमोरी के सिंगल बिट पे आपको काम करना है तो बिट वाइज ऑपरेटर्स में आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें ये दोनों सिंबल्स आप यूज करते हैं, या फिर आप ये वाला एक सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंबल है हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है, ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो भी आपका नंबर है, जो भी आपकी वैल्यू है, उसमें आप लेफ्ट की तरफ 1 बिट मूव कर जाइए, शिफ्ट कर जाइए 1 बिट, सिंगल बिट। और ये आपका राइट शिफ्ट करता है सिंगल बिट, और ये जो है 0 से उसे फिल करता है। ठीक कैसे करता है, जैसे 0 ये हमारा जो है लेफ्ट शिफ्ट है, तो अगर हमने लिख दिया 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 5 का मतलब क्या हुआ 101। अब इसमें आप 1 लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो जब आप इसे 1 में लेफ्ट 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये 101 एक बिट मूव करेगा, मतलब ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा 0। और आप इसे देखें तो 5 को जब आप एक शिफ्ट करेंगे, एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 10 में। इसी तरीके से अगर आप उसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो 101 5 जो होता है ये राइट में शिफ्ट होगा, तो ये 0 इधर हो जाएगा। और जब आप इसे देखेंगे तो ये 0 1 0 0 0 1 0 बनेगा और 0 0 1 0 बनेगा, तो ये 0 0 1 0 आपका क्या बनता है 2 बनता है। ये कन्वर्जन आप देखेंगे एक बार याद आ जाएगा आपको, ये जो कन्वर्जन आपने किए थे ये वही कन्वर्जन की वैल्यूज है। जीरो फिल राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि जब आप कहते हैं 5 राइट शिफ्ट 1, अभी तो क्या था कि ये आपका 0 1 0 1 था 5, और राइट जीरो फिल आप कर रहे हैं 1, तो ये भी आपका जो है जीरो फिल का मतलब ये है कि पहले 0 लग जाएगा, नॉर्मली भी वो 0 ही लगाता है, और फिर ये वैल्यू आपकी 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीजें अगर हमें जरूरत पड़ेंगी तो आगे हम आपको इनको प्रोग्राम के थ्रू बना करके दिखाएंगे। तो ये सारी कैटेगरीज थी हमारी जिनको कि हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं और काम करते हैं। अब नेक्स्ट ये तो हमने देखा था कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, कितने तरह के होते हैं वो पढ़ लिया, उनका स्कोप कितनी तरह का हो सकता है वो देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये टाइप ऑफ डेटा, यानी हमारा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये चीज का डिसीजन डेटा टाइप से लिया जाता है। डेटा टाइप is an important concept. To be able to operate on variables, it is important to know something about the type. Type, that means that which kind of value your variable is going to store. JavaScript variables can hold many data. कई तरीके की वैल्यू, कई तरीके के डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, इवन ऑब्जेक्ट या फंक्शंस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डेटा टाइप का नॉलेज नहीं है या आप डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो कोई एक्सप्रेशन सक्सेसफुली इवेलुएट नहीं हो सकता। जैसे एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल x वेर x इज इक्वल टू 16
प्लस ऑडी। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक वेर अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया x। वैसे तो देखिए अभी तक हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो उसमें या तो हम इंटीजर स्टोर करते हैं या हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि हम नंबर और स्ट्रिंग दोनों चीजों को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं, प्लस का बटन यूज कर रहे हैं, प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली देखिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ये दो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज के साथ आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सही ढंग से काम करना आता है तो आप इस चीज को यूज भी कर सकते हैं। जैसे किसी नंबर को अगर आप स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं अगर, तो होता क्या है कि जावा स्क्रिप्ट आपके उस नंबर को भी एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करता है। नंबर और स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करने पर, प्लस का साइन लगाने पर, नंबर भी जावा स्क्रिप्ट के लिए एक स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जो 16 प्लस ऑडी था वो एक्चुअली उसे इस तरह से ट्रीट करेगा और आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 16 ऑडी। अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा 16 प्लस ऑडी तो ये भी वही है, 16 ऑडी हो जाएगा आपका। जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, यूजुअली लेफ्ट से राइट में ही चलते हैं। डिफरेंट सीक्वेंसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। अब अगर सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाता है। कैसे? जैसे अब यहाँ तो पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया था तो ये हो गया, ये था। अब यहाँ क्या है, तो ये ऑडी 16 हो जाएगा क्योंकि पहले स्ट्रिंग है तो नंबर भी स्ट्रिंग ही बन गया। मगर अब आपने अगर इस चीज को ऐसे लिखा, जैसे सपोज आपने लिख दिया 16 प्लस 4 प्लस ऑडी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 20 ऑडी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों इंटीजर हो गए। 16 को उसने पहले 4 से लेफ्ट से हम राइट में चले, तो जब लेफ्ट से राइट में चले तो 16 पहले 4 से ऐड हो गया, ये बन गया 20 और फिर हो गया ऑडी, ना कि ये बनेगा 164 ऑडी। लेकिन अगर आप यही एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा कि पहले स्ट्रिंग है तो जिसकी वजह से ये इसको और इसको दोनों को स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करेगा, और अब आपका आउटपुट हो जाएगा ऑडी 164। एक साथ लिखेंगे, जब x को आप प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ऑडी 164। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, सीक्वेंसेस को चेंज करने पर डिफरेंट आउटकम ये आपको प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गई जावास्क्रिप्ट की बात। वैसे तो भी बेसिक्स बहुत सारे हैं लेकिन हम इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये तो जावास्क्रिप्ट की बात हो गई। लेकिन एक जावास्क्रिप्ट का कोड हम अपने प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, और ये जो इतनी सारी चीजें बताई कि वेरिएबल डिक्लेयर होता है या ये काम करते हैं, तो इनको किस तरह से यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए भी आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, और वहां पर आप नोटपैड प्लस प्लस में अपना पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं। सेव करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो फाइल बनाएंगे वो .html एक्सटेंशन से बनाएंगे। तो किस तरह से हम यूज करते हैं, इसके लिए हमने नोटपैड की विंडो यहाँ पे खोल लेते हैं, और ये नोटपैड की विंडो हमारी खुली हुई है, एक ब्लैंक न्यू विंडो हमने खोल रखी है। सिंपल कोई भी टास्क करने से पहले भी हम लैंग्वेज में जा सकते हैं और जे ऑप्शन में जा करके यहाँ से कह सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब क्या है कि ये जावा स्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट लेगा और सिंपल आप अपना पहले HTML का टैग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने HTML का अपना टैग दे दिया मेन, फिर हमें पता है कि हमें बॉडी टैग देना ही देना है, तो हम यहाँ पर बॉडी टैग लिख देंगे। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर ही हम अपना काम करेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है HTML के अंदर, तो जावा स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए आपको एक और स्पेशल टैग की जरूरत पड़ेगी, और वो स्पेशल टैग है आपका स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग आपको यहाँ पे लिखना है ओनली स्क्रिप्ट, और इसका क्लोजिंग टैग भी आपको यहाँ पे लगाना है इस तरह से। और अब आपको इसके अंदर अपना कोड लिखना है। कुछ भी अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, हमें सिंपल मान लीजिए कि एक लाइन प्रिंट करानी है। सपोज कुछ भी लिखना है, वेलकम टू नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन या कुछ भी, तो एक सिंपल लाइन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करानी होती है तो उसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट कोडिंग में हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर ये राइट एक फंक्शन है, और इसके अंदर ब्रैकेट्स में हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे जो कुछ भी हमें लिखना है, और लास्ट में इस स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से कंप्लीट करते हैं। सेमीकोलन जो है इसको हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेटर एक तरीके की
ब्रेक का काम करता है हमारे कोडिंग में। जैसे कि नॉर्मली कोई भी भाषा आप लिख रहे होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो जैसे ही एक सेंटेंस खत्म होता है तो आप क्या करते हैं, अगर इंग्लिश है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हमें पता होता है कि एक लॉन्ग ब्रेक है और ये सेंटेंस यहीं खत्म हो गया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सेंटेंस। कॉमा लगाए तो एक शॉर्ट ब्रेक है और फिर वही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसी एक स्टेटमेंट खत्म होती है तो उस स्टेटमेंट का एंड हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं एक सेमीकोलन से, और सेमीकोलन को जैसे ही हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो गई है। सेमीकोलन को मिस करने पर आपका जो आउटपुट है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। खैर, अभी हमें क्या लिखना है, जो कुछ भी लिखना है डबल कोट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर देखिए जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि स्क्रिप्ट में जो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डॉक्यूमेंट और राइट दो कीवर्ड्स हैं, इनको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अगर आप इसमें कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ केस लगाते हैं तो अपनी मर्जी से केसेस में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि HTML का कोड आप चाहें अपर में लिखें स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML बॉडी स्क्रिप्ट इनको आप अपर स्मॉल में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मान लीजिए लिखना था वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर ये हमने इतना इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और ये सिंबल भी दे दिए। तो डबल कोट्स में कुछ भी आप लिखते हैं, वहां पर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग है, उसको आप अपनी मर्जी के केस में लिख सकते हैं, चाहे पूरा अपर में लिखिए, पूरा लोअर में लिखिए, या कहीं अपर कहीं लोअर का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर हमने इतना बनाया, और इतना बनाने के बाद अब हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं, और हमने फाइल को अपनी नाम दे दिया, मान लीजिए js2.html। ठीक है, ये सेव करा हमने यहाँ पर और कह दिया सेव। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई, और हम देखेंगे कि क्या ये फाइल हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम यहाँ जाएंगे अपने ब्राउजर विंडो में, और यहाँ से हम अपनी फाइल को देख करेंगे। जे से हमारी फाइल है, तो यहाँ पर आएंगे HIJ, ये देखिए ये फाइल है हमारी। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कोड लिख करके आ गया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, है ना। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं फाइल का नाम ना दिखाई दे तो कोड में आपको यहाँ पर आकर के क्या लिखना होगा, यहाँ पर फिर आपको हेड टैग के अंदर लिखना होगा टाइटल। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और ये डेटा हमारा हमने देखा कि ये इसको हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये देखिए लिख करके आ गया। अब ये तो हमने देखा, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक सेमीकोलन को मिस कर देते हैं और इसे हम सेव कर रहे हैं। सेव करके हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। एक्चुअली ये नोट पैड का भी फीचर है ना कि कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से भी एक्सेप्ट करा देता है, तो यहाँ तो वो ले रहा है। खैर अगर हमें इसको सिंपल किसी और ब्राउजर उस पर एडिटर विंडो पे कर रहे होते तो ये यहाँ पर आपका इसको दिखाता नहीं, प्रिंट नहीं करता। खैर, अब हम ये चाहते थे कि ये जो हमारा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये थोड़े बड़े साइज में होता है, जैसे हम लोग हेड टैग्स का सॉरी एच टैग्स का यूज करते थे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर देना है हेडिंग टैग देना है तो यहाँ पर भी हम हेडिंग टैग दे सकते हैं। हेडिंग टैग भी आपको डबल कोट्स में ही लिखना होगा, जैसे हम यहाँ पे H1 टैग का यूज करना चाहते हैं और डबल कोट के अंदर ही हम उसे क्लोज भी कर देंगे। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, सॉरी क्योंकि नहीं आएंगे, और यहाँ से अपनी फाइल को रन करेंगे। देखिए, तो इस तरह से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। अब अगर आपको एक अगली और लाइन लिखनी है तो यही कोड हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी, यहाँ आए, पेस्ट किया, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ये लिख दिया, सेव किया, यहाँ पर आए ब्राउजर विंडो में और रिफ्रेश किया।
तो इस तरह से देखिए आप स्क्रिप्ट कोड के थ्रू जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग यूज कर रहे हैं और आप अपनी लाइन्स प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन आपको भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रोग्रामिंग इज नॉट ऑल अबाउट प्रिंटिंग डिफरेंट लाइन्स। ये प्रिंटिंग श्रिंटिंग तो हम CSS और फ्रेमवर्क को न जाने कब से करते ही चले आ रहे हैं। यहाँ तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट साइड कुछ भी अपने टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि हमको वेरिएबल्स पे काम करना है, हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या और उस तरीके की चीजें करनी है। तो ऐसा अगर कुछ भी आपको करना है तो यहीं पर फिर आपको अपनी चीजें यूज करनी होंगी। जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वेर सॉरी हमने लिख दिया वेर ए इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे वैल्यू भी जानते हैं सपोज, अभी हमने वैल्यू नहीं जानते तो यहाँ पे ऐसे वेर ए लिख दिया, और वेर ए की वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी है तो प्रिंट कराने के लिए वही लिखना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब देखिए यहाँ पर ए को हम ध्यान दीजिएगा, हम डबल कोट्स में नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो क्या होगा, ए ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो भी वैल्यू ए की हो वो प्रिंट हो जाए। तो आपको देखिए याद होगा हमने पिछले सेशन में ये बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको या तो वैल्यू हमें देना जरूरी है, और अगर हम वैल्यू अपनी तरफ से नहीं देते तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी एक अनसर्टेन वैल्यू उसके अंदर होगी, क्योंकि हमने ए को कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, मगर हम उस ए को प्रिंट करा रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं और यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि ए की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसने बता दिया कि आपने ए को कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड लिख करके आ गया। अगर ए को हमने कोई वैल्यू दी होती, अगर वो नंबर दिया होता तो नंबर प्रिंट हो जाता, अगर कोई टेक्स्ट दिया होता तो वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाता, तो वहां पर वो चीज प्रिंट होती। अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ए को हम देना चाहते हैं वैल्यू कोई नंबर, सपोज ए इज इक्वल टू 100, ये लिख दिया हमने। तो देखिए हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल और वहीं पर उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। अब ये बात अलग है कि अगर हमें बी को भी यहीं पर चाहिए था, एक बी और डिक्लेयर करना था, उसमें भी इंटीजर डालना था, तो आपको बताया था कॉमा सेपरेटर के साथ आप एक साथ एक तरीके के वेरिएबल्स डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया और यहीं पर हम प्रिंट कराएंगे बी को भी, इस तरह से सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। हालांकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, br टैग यूज कर लेंगे और रिफ्रेश, अच्छा स्क्रिप्ट के अंदर सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ में हम चाहते हैं कि एक गैप हो जाए आपका, तो ये लिख देंगे हम राइट एलन। राइट और राइट एलन फंक्शन में यही डिफरेंस है कि राइट जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी मैसेज लिखते हैं या जो भी वैल्यू लिखते हैं, कर्सर उसके इमीडिएटली बाद में ब्लिंक कर रहा होता है। लेकिन जब हम राइट एलन फंक्शन लिखते हैं तो जो भी वैल्यू या मैसेज लिखते हैं, कर्सर उसके तुरंत बाद नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है। तो अभी हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन लिखा और ए की वैल्यू प्रिंट कराई, तो 100 प्रिंट हो गया, और जैसे ही 100 प्रिंट होगा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेव करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आपकी जो है यहाँ पर ये गैप आ गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज के बीच में गैप दे सकते हैं। अब हमें मान लीजिए ये ए और बी हमने डिक्लेयर किया, इसी तरीके से सपोज हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना था, सपोज हमने लिख दिया वेर नेम, और नेम इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे दे दिया अजीत, ये ऐसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं अपना वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर खाली नेम की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो नेम हमने वेरिएबल का नाम दिया, सेव करा और ये आ गया अजीत, है ना। यहाँ पर हम फिर इसको भी राइट अलाइन कर रहे हैं, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, है ना। लेकिन अगर हम चाहते थे कि अजीत से पहले कोई मैसेज भी लिख के आए, जैसे वेलकम अजीत, कुछ इस तरह का लिखना चाहते थे, यानी फॉर्मेटेड आउटपुट देना चाहते थे, तो अपने वेरिएबल की वैल्यू के साथ अपना मैसेज भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करेंगे, हम पहले इसी में रहेंगे और लिखेंगे यहाँ पर वेलकम, एक स्पेस दे दिया हमने, डबल कोट्स को क्लोज किया और प्लस साइन के साथ में यूज किया,
तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग एक डिफाइंड स्ट्रिंग है, मतलब वेलकम हमने लिख दिया, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग हो गया। और नेम वो वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू आएगी, है ना। इस तरीके से हम यूज करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे और इसे सेव करेंगे। ये देखिए वेलकम अजीत लिख करके आ गया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज यूज करते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, हमने कहा जैसे कि ए और बी डिक्लेयर किया, एंड नाउ सपोज आई वांट टू परफॉर्म एडिशन और कुछ डिफरेंट मल्टीपल मैथमेटिकल टास्क ऑन दीज वेरिएबल्स, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b, वेरिएबल d इज इक्वल टू a इंटू b, वेरिएबल e इज इक्वल टू a ऑब्लिक a माइनस b, वेरिएबल f इज इक्वल टू a ऑब्लिक b, वेरिएबल g इज इक्वल टू a मॉड b, है ना। और फिर हम इन्हें प्रिंट कराते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए सॉरी सी फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन डी, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन ई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एफ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन जी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया। तब ये हमारे आपके यहाँ पर इस तरह से प्रिंट होंगे, सेव कर रहे हैं। 100 और 200 लिया हुआ है और यहाँ पर हम आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए 100 और 200 ऐड हुआ, फिर 100 और 200 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 100 माइनस 200 हुआ, -100 आ गया, फिर 100 अपॉन 200 हुआ तो 0.5 आ गया, लेकिन फिर 100 मॉड 200 हुआ। तो मॉडुलस जब निकाला, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, इस वैल्यू पर, कि जब हमने 100 अपॉन 200 किया तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब भी आप मॉडुलस निकालते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बना, 100 मॉड 200, देन इट रिटर्न्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू ही रिटर्न होती है। अगर यहाँ पर ये 100 अपॉन 200 की जगह हो जाता 200 मॉड 100, तो ये हो जाता 0। जैसे a मॉड b की जगह में अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे b मॉड a, तो तब बनता है ये 200 अपॉन 100, और ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, जिसकी वजह से क्या रिटर्न होता है आपका, 0 रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी छोटी वैल्यू आपकी जो है न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, और ऑपरेटर आपने क्या यूज किया है, मॉड, तो न्यूमरेटर रिटर्न होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आपको इतनी मेहनत करने की अलग से जरूरत नहीं थी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इन चीजों को बहुत सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता था। मतलब ये मर्जी है आपकी, इतने वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते थे a प्लस बी, यानी एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते थे a माइनस बी, यहाँ हमने लिख दिया a इंटू बी, यहाँ हमने लिख दिया a ऑब्लिक बी, और यहाँ हमने लिख दिया a मॉड b। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो भी देखिए आपकी वैल्यूज जो है वो इसी तरह से आ रही हैं। तो इन चीज़ों को देखिए आप इस तरह से यूज करना सीखेंगे और आपका काम हो रहा है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते थे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आप मॉडुलस में कोई छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में दे देते हैं और डिनोमिनेटर में बड़ी होती है, तो डिनोमिनेटर रिटर्न होता है, नहीं तो जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑब्लिक ऑपरेटर का यूज करते हैं और ऑब्लिक ऑपरेटर में आप वैल्यू दे देते हैं न्यूमरेटर की छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू दे देते हैं बड़ी,
तो वैसे तो देखिए जब 200/100 था तो क्या हुआ था, सॉरी 100/200 था, तो ये आपका, हाँ अच्छा ठीक है, पूरा 0.5 में दे रहा है, ठीक है, तो आपको बता ही चुके हैं कि 100/200 लिखेंगे तो पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से ये टास्क आप परफॉर्म करते हैं। और इसमें आप ऐसे मैसेज भी साथ में लिख सकते थे, जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते थे सम इज, ये लिखा, ये मैसेज हो गया, और प्लस यहाँ पे किया, और अब हम अपने ऑपरेटर को ब्रैकेट में डाल देंगे, अपने पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, हम आपको सेव करके दिखा रहे हैं। अब मैसेज भी आएगा, जैसे अभी ये नहीं पता कि ये 300 क्या है, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो देखिए क्या लिख के आ गया, सम इज 300, है ना। तो इस तरीके से जो है आप एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करते हैं, आपकी सारी चीज़ें आती हैं और आप काम करते हैं। अब रही बात स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने की नंबर के साथ, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाया था, ऑडी प्लस 12, कोई नंबर ले लिया, ये किया, सेव करेंगे और यहाँ आएंगे करेंगे, तो देखिए ऑडी 12 दे दिया उसने, है ना, ऑडी 12 दिया। क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रिंग था तो पहले वाले दूसरे वाले नंबर को भी उसने स्ट्रिंग की तरह ही कंसिडर किया। अब अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन 12 प्लस ऑडी, सेव करेंगे तो भी 12 प्लस ऑडी है, नंबर तो है नहीं, तो 12 के साथ में ऑडी ज्वाइन हो जाएगा, तो 12 ऑडी आ जाएगा, ये देखिए। अगर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन 12 प्लस 12 प्लस ऑडी, तो अब क्या करेगा, पहले ये दोनों इंटीजर ऐड होंगे, ये दोनों नंबर ऐड होंगे, यानी 24 ऑडी जो है आपका आ जाएगा, ये देखिए। और अगर आप इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ऑडी प्लस 12 प्लस 12, तो क्या है, क्योंकि ये पहले स्ट्रिंग था तो बाद की वैल्यूज भी आपकी स्ट्रिंग की तरह रहेंगी, तो अब क्या आ जाएगा, ऑडी 1212, देखिए, है ना। तो इस तरह से स्ट्रिंग्स को टेक्स्ट के साथ नंबर्स के साथ में ज्वाइन भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह से आपको ध्यान रखनी होंगी, सारी बेसिक चीज़ें जो आपने देखी। अब क्या है कि हम धीरे धीरे ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो जो चीज़ें हमारे सिलेबस में है, फंक्शन बनाना सीखेंगे, कल हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना सीखेंगे, ताकि फिर हम अपनी प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करना देखें कि कैसे हम फंक्शंस का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो जो चीज़ें हमारे सिलेबस में वन बाय वन हम उन्हें ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।